वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 11 एसएसटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस एंड कंसेप्ट रिवीजन। सब्जेक्ट जो हमारा सोशल साइंस का एसएसटी का है और आज की हमारी क्लास नंबर 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले एक पेन का कलर देख चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी अभ्यंतरिक स्थलाकृति है। यानी ज्वालामुखी की वजह से कौन सी आकृति जो अभ्यंतरिक का मतलब जो ज्वालामुखी के अंदर ही बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है काल्डेरा, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी मुख, तीसरा ऑप्शन है सिल और शंकु। तो जो ये तीन ऑप्शन है, काल्डेरा, ज्वालामुखी मुख और शंकु, ये तीनों ज्वालामुखी के बाहर बनती है और जो ये सिल है ये ज्वालामुखी के अंदर दरारों के बीच बनती है। इसलिए हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल के पदार्थ की अवस्था का निर्धारण निम्नलिखित किन तरंगों के संचरण से किया जाता है। दुर्बलता मंडल के पदार्थ की अवस्था, दुर्बलता मंडल में जो पदार्थ की अवस्था का निर्धारण किन तरंगों के संचरण से किया जाता है। ऑप्शन ए पी तरंगे, ऑप्शन बी एल तरंगे, ऑप्शन सी एस तरंगे या ऑप्शन डी पी और एस दोनों तरंगे। तो हमारा आंसर डी सही रहेगा, ऑप्शन पी और एस दोनों तरंगों की वजह से दुर्बलता मंडल में पदार्थ की अवस्था का संचरण रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है। यानी ज्वालामुखी आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, ऑप्शन बी भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक गतियां और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, डी। तो गलनांक कम हो जाने के कारण भी मैग्मा की उत्पत्ति होती है और भूमिगति जल के गर्म होने के कारण गैस और वाष्प की उत्पत्ति भी होती है और प्लेट टेक्टोनिक गतियां। तो ये तीनों आंसर रहेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों के कौन से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होते हैं जिससे होकर वह गुजरती है। यानी जो भूकंपीय तरंगे का जो आयाम है वो उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती है जिससे वह होकर गुजरती है। वेग, दिशा, वेग और दिशा दोनों, ना वेग ना ही दिशा। तो जो भूकंपीय तरंगों का आयाम है वो वेग और दिशा दोनों द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा। भूकंप को निम्न में से कौन सी लहरें सबसे विध्वंसक होती हैं। यानी भूकंप के लिए निम्न में से कौन सी लहरें सबसे विध्वंसक होती हैं। एस लहरें, पी लहरें, आर लहरें या एल लहरें। जो एल लहरें होती हैं वो सबसे ज्यादा विध्वंसक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चट्टानों के कणों में पश्च और अग्रगति निम्नलिखित में से किन भूकंपीय तरंगों के द्वारा घटित होती है। यानी चट्टानों के कणों में पश्च और अग्रगति निम्नलिखित में से किन भूकंपीय तरंगों द्वारा घटित होती है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और डी आर तरंगे। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, पी तरंगे। पी तरंगों के कारण पश्च और अग्रगति भूकंपीय तरंगों के द्वारा घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी भूकंप के बारे में दो कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है। भूकंप के मूल बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये गलत होगा। भूकंप के मूल बिंदु को अधिकेंद्र नहीं, उद्गम केंद्र कहते हैं। दूसरा, एक ही काल में होने वाले भूकंपन द्वारा प्रभावित प्रदेशों को जोड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप रेखाएं कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो केवल जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही है। तो चार ऑप्शन में देखते हैं कहां पर है, सिर्फ दूसरा। ऑप्शन ए में केवल एक है, ये गलत रहेगा। ऑप्शन बी में केवल दो, ये ठीक रहेगा। और ऑप्शन सी में एक और दो दोनों है तो गलत रहेगा। डी में नाइदर वन नाइदर टू, तो ये दो, ये भी गलत रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। वह स्थान जहां भूकंप की गतिविधि शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है। यानी जहां पर भूकंप शुरू होता है जैसे स्थान को क्या कहते हैं। ऊपरी केंद्र,
दूसरा क्रस्ट पपड़ी, और तीसरा नाभि फोकस या भूकंपीय तरंगे। तो आंसर हमारा सी रहेगा, नाभि फोकस, जहां से भूकंप शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? तो निम्नलिखित में से दो तरंगें दी गई हैं, प्राथमिक और सतही तरंगें। ठोस पदार्थों में सबसे तेज गति से कौन सी तरंगें चलती हैं? प्राथमिक तरंगें या सतही तरंगें? ऑप्शन एक, ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन बी, एक और दो दोनों। ऑप्शन सी, केवल एक। ऑप्शन डी, केवल दो। तो हमारा आंसर सी ठीक रहेगा, केवल प्राथमिक जो तरंगें हैं ये ठोस पदार्थों के माध्यम से तेज गति करती हैं। प्राथमिक तरंगों को पी तरंगें भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के क्रोड से गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के क्रोड से निकलती है? एल तरंगे, धरातलीय तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे। तो हमारा आंसर जो रहेगा डी, पी तरंगे। जो पी तरंगे हैं वो पृथ्वी के क्रोड से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई? तो इन चार ऑप्शन में हमें वो बताना है जो ज्वालामुखी की वजह से निर्मित नहीं हुआ है। क्रेटर ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी की वजह से होता है। उष्ण जल स्रोत गीजर, ये भी। तटबंध डाइक, ये भी होता है। और अनुवर्षतर वार्व, ये ज्वालामुखी की वजह से नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भू के आंतर्य की सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? यानी जो भू आंतर्य की सूचना के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, यानी भूमि के अंदर की चीजों के प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं हमें। भूकंपन तरंग, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण बल, भू चुंबक। तो हमारा सिर्फ एक ही इसमें ठीक रहेगा, जो ज्वालामुखी है। कि जमीन से अंदर जो चीजें बाहर निकलती है उनके बारे में हमें अध्ययन देता है, हम अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो दूसरा है वो ठीक रहेगा। तो देखें ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन ए में एक और दो दोनों है तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में केवल दो है तो ये ठीक रहेगा। और ऑप्शन सी में तीन और चार है तो ये भी गलत होगा। और ऑप्शन डी में एक दो तीन चार है तो ये भी गलत रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, जिसमें ज्वालामुखी के द्वारा ही हम भूमि के अंदर की चीजों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए और अभी कारण उसका दिया हुआ है। अभिकथन ए में देखिए, भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं, ये भी ठीक है। और इसका कारण, भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करता है। अब देखिए जो अभिकथन है उसकी व्याख्या कारण जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, तो ये दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या कहा गया, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत होगा। ऑप्शन बी में कहा गया ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में कहा गया ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। और ऑप्शन डी में दोनों गलत हैं, तो ये गलत रहेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सन 132 ईस्वी से पश्चात के दौरान भूकंप के उद्गम केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी जो भूकंप के उद्गम केंद्र की दिशा का पता लगाने और महसूस न होने वाली तरंगों का पता लगाने के लिए जो उपकरण तैयार किया था वह पहला व्यक्ति कौन था? ए होम्स, चेंग हेंग, जेम्स मैक्सवेल, पीसी मालनोबिस। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक रहेगा। चेंग हेंग जो थे इन्होंने ऐसा यंत्र बनाया था या उसका उपकरण तैयार किया था जिसमें उद्गम केंद्र की दिशा बिना तरंगों के महसूस करने के पता लगाते थे। उनका नाम था चेंग हेंग। भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया? क्वेश्चन हमारा सेम रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए अभी हमने पीछे ये पढ़ा था, चेंग हेंग, तो यही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पृथ्वी का विभिन्न परतों को उनकी सतह के केंद्र में क्रम में लगाइए। तो हमारे ऑप्शन दिए होंगे, इन ऑप्शनों को हमें क्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या आएगा। भूपर पट्टी है, स्थल मंडल है, आंतरिक रोड है, बाह्यिक रोड है, दुर्बलता मंडल है, ऊपरी मंडल है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा हमारा। जो सबसे पहले होगा भूपर पट्टी, सबसे पहले तो भूपर पट्टी आएगा, उसके बाद आएगा
बाह्य क्रोड, उसके बाद आएगा ऊपरी मंडल, उसके बाद दुर्बलता मंडल, उसके बाद आंतरिक क्रोड और उसके बाद स्थल मंडल। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कथन एक आ गया है, इसमें कथन ए में कहा गया भूपर पट्टी विभिन्न धातुओं के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। जो भूपर पट्टी है विभिन्न धातुओं के योग के चट्टानों से बनी निर्मित है। और कथन 2, इन धातुओं का उपयुक्त शोधन करके ही विभिन्न धातुएं खनिज निकाली जाती हैं। तो देखो जो भूपर पट्टी विभिन्न धातुओं के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है, ये ऑप्शन भी गलत ही है। और कथन 2 में इन धातुओं का उपयुक्त शोधन से ही विभिन्न धातुएं खनिज निकाली जाती है, ये भी गलत है। तो कथन ए और दोनों गलत हैं। तो इसमें देखिए कौन से ऑप्शन में और दोनों गलत है, तो ऑप्शन बी में कथन ए और 2 दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 18। मोहरोविसिक असंबद्धता सीमा क्या है या किसके बीच में पाई जाती है? आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड में, मेंटल और बाह्य क्रोड में, भूपर पट्टी और मेंटल में, मेंटल और आंतरिक क्रोड में। तो मोहरोविसिक जो असंबद्धता है वो कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है, ऑप्शन हमारा जो हो रहेगा वो सी ठीक रहेगा, भूपर पट्टी और मेंटल के बीच में पाई जाती है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के भूपर पट्टी के बारे में सही है? पृथ्वी की भूपर पट्टी गत्यात्मक होती है, यह ऊर्ध्वाधर दिशा में संचालित होती रहती है, यह क्षैतिज दिशा में संचालित होती रहती है। और ऑप्शन डी केवल ए, ऑप्शन डी में केवल ए तथा बी, और ऑप्शन ई में केवल ए, और ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा डी है वो ठीक रहेगा, ए और बी दोनों ठीक है, सी जो है वो गलत रहेगा। तो यह पृथ्वी की गत्यात्मक, पॉइंट्स इसमें थोड़े गलत हो गए। तो इसमें हमारा जो भूपर पट्टी की गत्यात्मक अवस्था होती है, ठीक है, यह ऊर्ध्वाधर दिशा में संचालित होती है, ये भी सही है। तो ये ए और बी सही रहेंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो ये सही रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाह्य से आंतरिक सही क्रम में? बाह्य से आंतरिक मतलब उल्टा, सबसे बाहरी परत उसके बाद आंतरिक परत, ऐसे बतानी है हमें। तो ऑप्शन ए में प्रवार भूपर पट्टी क्रोड, ऑप्शन बी में भूपर पट्टी भूप्रवार क्रोड, और ऑप्शन सी में क्रोड भूप्रवार भूपर पट्टी, और ऑप्शन डी में क्रोड भूपर पट्टी भूप्रवार। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक रहेगा। जो बाह्य से आंतरिक में पहले भूपर पट्टी आती है, भूप्रवार होता है, फिर होता है क्रोड। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक रहेगा। तो आज के प्रैक्टिस सेशन जो हमारा था वो यही समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही DSSB, TGT, SST के इंपॉर्टेंट्स, PYQ और MCQs और प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए। और जल्दी हमारी क्लास नंबर 12 आएगी। धन्यवाद।